हे दोस्तों, मैं चिराग एक ऑडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो में कवर कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का पार्ट, जो कि है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड। अब देखिए, इसके अलावा और भी टॉपिक आ जाते हैं, जैसे गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बेलमेंट एंड प्लेस का पार्ट हो गया और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का पार्ट हो गया, जिसको हम अगली वीडियोज में धीरे धीरे करके कवर करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपने बेल आइकन प्रेस नहीं करा तो उसको क्लिक जरूर कर लेना, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और देखिए, एफर्ट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। तो देखिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी तो आज हो जाएगा, अगली वीडियो में गारंटी का पार्ट हो जाएगा, और साथ में मैंने अगली वीडियो में डिफरेंस का पार्ट भी कवर किया है इंडेमनिटी और गारंटी का, तो वो भी जरूर देख लेना। क्योंकि कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हो कि इंडेमनिटी गारंटी सेम लगते हैं, लेकिन सेम नहीं है, तो आपको डिफरेंस अगली वीडियो में पता चल जाएगा। अब देखिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी स्टार्ट कर रहे हैं, पर उससे पहले अनअकैडमी की तरफ से सुपर एक्साइटिंग इवेंट, जिसके बारे में मैं आपको पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ। अनअकैडमी लेकर आया अनअकैडमी कॉम्बैट, जहाँ पर आप कॉन्सेप्ट क्लियर करने के साथ साथ एक्साइटिंग प्राइजेस भी जीत सकते हैं। देखिए, बेसिकली स्टार्ट कब से हो रहा है? 17 जनवरी 11 बजे स्टार्ट हो रहा है, तो उससे पहले आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। देखिए, इसमें बेसिकली कॉम्बिनेशन होगा कॉमर्स और मैनेजमेंट के लाइव क्वेश्चन का। तो लाइव क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, बाकी पार्टिसिपेंट के साथ आपको क्या करना है? कंपीट करना है। और साथ में लाइव लीडर बोर्ड भी चलता रहेगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप लीड कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। क्योंकि अगर आपकी रैंक फर्स्ट आती है तो आपको अमेजन का 10,000 का गिफ्ट कार्ड मिलेगा, रैंक 2 आती है तो 5,000 का, रैंक 3 आती है तो 2,000 का, और रैंक 4 to 50 आती है तो 1,000 का अमेजन का गिफ्ट कार्ड आपको मिल जाएगा। और इसके बाद में आपको डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन भी मिल जाएगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपके वीक एरिया कहाँ है और किस तरीके से आपको इंप्रूव करना है। अगर आपको इसको अनलॉक करना है तो आपको चिराग एनटीए रेफरल कोड एंटर करना पड़ेगा। तो देखिए, आपके लिए बेस्ट ही है, क्योंकि 60 मिनट में आप अपनी प्रिपरेशन को असेस कर पाएंगे और ओरिजिनल एंटी क्वेश्चन आपको एक तरीके से पता चल रहे हैं, और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाएंगे, और साथ में आपको प्राइजेस भी मिल रहे हैं। तो रजिस्टर जरूर कर लेना है, क्योंकि जनवरी 17 को 11 बजे इवेंट है, तो उससे पहले आप रजिस्टर कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब देखिए, इसके अलावा अनअकैडमी लेकर आया एनटीए यूजीसी नेट आइकॉनिक, ये लॉन्च होने वाला है जल्दी, तो जिसके बारे में आपको डिटेल पार्ट अगली वीडियो में पता चल जाएगा। एक तरीके से आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके ही जाएगा। अब देखिए, इसके अलावा अगर आपको अलग अलग बैचेस ज्वाइन करने हैं, या आपके कोई फ्रेंड, कलीग, रिलेटिव जिनके पास मैं बोल सकता हूँ कॉमर्स, हिंदी, सोशोलॉजी, होम साइंस, पंजाबी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इस तरीके से स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, कॉमन पेपर के साथ साथ आपको पता है कि आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट होते हैं, तो उनसे रिलेटेड आप कंप्लीट कोर्स कवर कर सकते हैं इंडिया के टॉप एजुकेटर के साथ। तो देखिए, 10 जनवरी को संडे को नवदीप कौर कॉमर्स और वेणुधर रैतिया पेपर 1, जो कि जनरल पेपर हो गया एक तरीके से, वो कवर करवा रहे हैं। वैसे 11 जनवरी को मंडे हिंदी से रिलेटेड पार्ट, फिर 11 जनवरी को मंडे को सोशोलॉजी और पेपर 1 स्टार्ट हो रहा है। वैसे ही 13 जनवरी वेडनेसडे को होम साइंस और पेपर 1, 15 जनवरी को कॉमर्स और पेपर 1, 18 जनवरी को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पेपर 1, और 18 जनवरी को अपना पंजाबी और पेपर 1। तो प्राइस हाइक होने से पहले आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इन कोर्सेज को एनरोल जरूर कीजिए। देखिए, अगर आप एनरोल करते हैं तो मैं ये भी बता देता हूँ कि आपको रेफरल कोड चिराग एनटीए एंटर करना है, जिससे आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो प्राइस हाइक होने से पहले आप ये चिराग एनटीए कोड एंटर कीजिए और आप 10% डिस्काउंट भी पा सकते हैं। तो देखिए, अब आते हैं अपने पर्टिकुलर टॉपिक की तरफ, जो कि है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का। इसमें क्या बोल रहा है? चैप्टर 8 ऑफ द एक्ट क्या हो गया? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील्स विद द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। सेक्शन 124 एंड 125 डील्स विद द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, और जो बाकी अदर प्रोविजंस है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी से डील कर रहे हैं। ओके, तो चैप्टर 8 जो डील करता है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी गारंटी से डील कर रहा है, और हम जो कवर करेंगे वो कवर करेंगे सेक्शन 124 और 125, जो कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की बात करेगा, और बाकी जो भी प्रोविजन होंगे वो अगली वीडियो में कवर होंगे, जो कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी से रिलेटेड होंगे। अब देखिए, मैंने कुछ एग्जाम्पल कवर किए हैं, तब जाके आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का पार्ट आएगा। वैसे इंडेमनिटी जनरली क्या होता है, आपको पता है कि आपके लॉस को कोई और कंपनसेट कर रहा है, कोई और पर्सन क्या कर रहा है? भरपाई कर रहा है, हर्जाना दे रहा है, तो जनरली उसको क्या बोला जाएगा? इंडेमनिटी। तो इसमें एक इंडेमनीफायर होगा और एक इंडेमनिटी होल्डर होगा। तो एक बार मैं एग्जांपल ले लेता हूं, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। तो देखिए, ये मैंने एग्जांपल ले लिया। यहाँ पर मैंने बेसिकली अपना एग्जांपल लिया कि चिराग, इसने मैक्स इंश्योरेंस लिमिटेड के साथ क्या कर दिया? बिल्डिंग का इंश्योरेंस करवा लिया। इसकी ऑफिस बिल्डिंग थी चिराग की, तो इसका इंश्योरेंस करा लिया। 30 लाख रुपीज़ की बिल्डिंग का इंश्योरेंस करा दिया। उस पर जो एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहा है चिराग, 1 लाख का पे कर रहा है। देखिए, अगर लॉस होगा तो उसको कौन इंडेमनीफाई करेगा, कंपनसेट करेगा? मैक्स इंश्योरेंस लिमिटेड ही। तो जनरली ये इंडेमनीफायर कहलाता है, इसको प्रोमिसर भी बोलते हैं, और जो एक्सेप्ट कर रहा है वो जनरली प्रोमिसी हो गया, जिसको इंडेमनिटी होल्डर या इंडेमनीफाइड भी बोला जाता है। यार रखना, इंडेमनीफाइड। तो इंडेमनीफायर मैक्स इंश्योरेंस लिमिटेड है, जो कि लॉस को कंपनसेट कर रहा है। और जनरली चिराग की वैसे लाइबिलिटी या लॉस बनता, उसके लॉस को कंपनसेट कौन कर रहा है? सामने वाला कर रहा है, जो कि इंडेमनीफायर है।
तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इफ एनी लॉस देन कंपनसेट बाय मैक्स इंश्योरेंस लिमिटेड। तो सीधा सा पार्ट है ये कौन सा हो गया, नॉन ग्रेचुइटस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक कंसीडरेशन का पार्ट है। चिराग क्या कर रहा है, एक कंसीडरेशन दे रहा है मैक्स इंश्योरेंस लिमिटेड को, और मैक्स इंश्योरेंस लिमिटेड ने क्या बोला, हाँ अगर आपकी बिल्डिंग को नुकसान हो जाता है, जैसे जल जाती है या कोई डैमेज हो जाता है, तो उसका जो क्लेम है वो हम देने के लिए तैयार होंगे, पर एक तरीके से प्रॉपर वैल्यू करेंगे। ये नहीं कि ये आपको फालतू का कोई क्लेम दे दे। आप जो क्लेम करोगे इसको ये प्रॉपर क्या करेंगे, असेस करेंगे, वैल्यू करेंगे। जैसे आपकी बिल्डिंग में आग लग गई, 5 लाख का नुकसान हो गया, तो आपने क्लेम करा 5 लाख का, लेकिन इनको पता चला कि आपने कुछ मॉडिफिकेशन किए हैं या जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपने काम नहीं करा, और सिर्फ आपको 3 लाख का ही क्लेम ये जनरली देंगे। तो ये उस अकॉर्डिंग क्या करेंगे, वैल्यू करेंगे, और आपको जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा क्लेम दे, क्या पता आपको कम भी क्लेम दे सकते हैं। जरूरी नहीं है फुल क्लेम होता है, आपको पता ही है। जैसे देखिए अगर मैं क्या करता हूँ, कार का इंश्योरेंस करा देता हूँ, उसमें मॉडिफिकेशन करा देता हूँ, तो मुझे मॉडिफिकेशन के पार्ट का कोई भी क्लेम नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने तो उसमें एक्स्ट्रा पार्ट कराया जो कि कॉन्ट्रैक्ट के अलावा था, जो आपस में हमारे बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट था उसके अलावा था। तो देखिए मैक्स इंश्योरेंस लिमिटेड इंडेमनीफायर, चिराग क्या हो गया, इंडेमनिटी होल्डर, याद रख लेना। और जो चिराग है उसके लॉस को कौन एक तरीके से बियर कर रहा है, मैक्स इंश्योरेंस लिमिटेड बियर कर रहा है, कंपनसेट करने के लिए तैयार हो गया। तो एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का पार्ट है जो कि नॉन ग्रेचुइटस हो गया, क्योंकि यहाँ पे फ्री पार्ट नहीं आ रहा। अब देखिए आप बोलते हो कि सर ग्रेचुइटस भी आ सकता है क्या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, हाँ आ सकता है। देखिए एक एग्जाम्पल मैं कवर कर सकता हूँ। जैसे चिराग बेसिकली कहाँ रह रहा है, जयपुर में, उसका एक फ्रेंड है सुनील, वो कहाँ रह रहा है, मुंबई में, ठीक है। तो चिराग क्या जॉबलेस है, उसकी जॉब नहीं लगी हुई, तो जनरली सुनील उसको क्या बोलता है कि मुंबई आ जा, यहाँ पर मैं तेरे लिए ट्राई कर लूँगा, यहाँ पर मैं तेरे लिए जॉब ढूंढ के रख लूँगा, या जॉब जब भी तू आएगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, तेरे को क्या है जॉब मिल ही जाएगी। तो चिराग ने क्या बोला, मेरे पास तो कुछ भी पैसा नहीं है, तो वहाँ पे आने के बाद फूड का खर्चा भी लगेगा और स्टे रहने का खर्चा भी लगेगा, तो मैं कैसे दे पाऊँगा। तो सुनील क्या बोलता है कि मैं इंडेमनीफाई कर दूंगा, यानी मैं तेरे को कंपनसेट कर दूंगा। तो उस केस में सुनील क्या हो गया, इंडेमनीफायर, और ये कौन हो गया, इंडेमनिटी होल्डर। तो देखिए सिंपल सा एग्जांपल बना जिसमें एक तरीके से ग्रेचुइटस एक्ट हो गया। देखिए ग्रेचुइटस एक्ट क्या होता है, फ्री। नॉन ग्रेचुइटस एक्ट क्या हो गया, जिसमें कुछ कंसिडरेशन का पार्ट होता है। तो यहाँ पे सुनील ने चिराग से कोई पैसे मांगे क्या, नहीं, तो जनरली ये ग्रेचुइटस एक्ट हो गया। ये हो गया इंडेमनीफायर और ये हो गया इंडेमनिटी होल्डर। अब देखिए चिराग की अगर जॉब लग जाती है तो उसके बाद सुनील फूड और स्टे के खर्चे नहीं देगा, उसके बाद चिराग डिमांड भी नहीं कर सकता। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कब तक का है, जब तक कि चिराग की जॉब नहीं लग जाती। ओके, तो ये हो गया ग्रेचुइटस एक्ट। और ऊपर आप देखोगे कंसिडरेशन का पार्ट था, तो वो जनरली क्या हो गया, नॉन ग्रेचुइटस कॉन्ट्रैक्ट, ये हो गया। उसी तरीके से देखिए एक और आपका पार्ट आएगा जिसमें मैं आपको आगे कवर कराऊंगा लाइंस के साथ, कहने का मतलब थियोरटिकल पोर्शन के साथ। फिर भी एक बार हम देख लेते हैं कि देखिए एक एक्स शेयर होल्डर है जो एबीसी लिमिटेड का है। एबीसी लिमिटेड क्या हो गई, कंपनी हो गई। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि देखिए एबीसी लिमिटेड क्या करेगी, जब भी डिविडेंड देगी तो डिविडेंड वारंट इशू करती है। देखिए आजकल तो ऑनलाइन पार्ट हो गया, तो आपको पता है कि मेल इसके थ्रू जनरली आ जाता है, बैंक में डिविडेंड आ जाता है। लेकिन मैं एक तरीके से पुराना एग्जांपल कवर कर रहा हूँ कि मान के चलिए इस कंपनी ने पोस्ट के थ्रू डिविडेंड वारंट इशू करा। अब देखिए एक्स को मान के चलिए डिविडेंड मिल चुका है, लेकिन उसने क्या बहाना बना दिया कि मेरा रास्ते में लॉस्ट हो गया डिविडेंड, तो मेरे को मिला नहीं है, मुझे डुप्लीकेट इशू कीजिए। तो यहाँ पे तो कंपनी को दोनों तरफ से नुकसान, कि एक तो डिविडेंड वारंट कंपनी ने दे दिया, ये डिविडेंड एक्स को मिल गया, जो पैसे मिल गए, और बाद में क्या बोलता है कि मेरे को मिला ही नहीं। ठीक, तो इस केस में क्या होगा, कंपनी वापस से अगर इशू करती है तो कंपनी को लॉस हो गया, कंपनी को डबल डिविडेंड देना पड़ गया। तो इस केस में कंपनी क्या करती है, एक इंडेमनीफाइड बॉन्ड लिख लेती है। ऐसे बोला जाता है, क्या लिखती है, इंडेमनीफाइड बॉन्ड। ठीक है, इसमें जनरली क्या लाइंस होती है, हेलो, हाँ अब आवाज़ आ रही है, बीच में लॉस्ट हो गई थी थोड़ी सी आवाज़। देखिए यहाँ पे मैंने क्या बोल दिया कि इंडेमनीफाई बॉन्ड जनरली क्या एबीसी लिमिटेड लिखवा लेगी एक्स को। जनरली इसमें एक्स को क्या बोलेगी, ऐसे लिखिए कि मैं एक्स जो कि एक्स वाई जेड लिमिटेड से क्या कर रहा हूँ, डुप्लीकेट जो डिविडेंड वारंट एक तरीके से वापस से ले रहा हूँ। तो अगर कंपनी को कोई भी लॉस होता है तो उसका जिम्मेदार क्या होगा, मैं होऊंगा। अगर किसी और के बिहाफ पे भी कंपनी को लॉस होता है तो उसका जिम्मेदार भी क्या होगा, मैं होऊंगा। कहने का मतलब अगर डिविडेंड वारंट का मिसयूज हो जाता है, या तो मेरे थ्रू हो सकता है या किसी थर्ड पार्टी के थ्रू हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि आपने बोल दिया लॉस्ट इन ट्रांजिट हो गया, वो किसी और पार्टी को मिल गया। तो इस केस में क्या हो रहा है कि कंपनी अपना लॉस नहीं चाहती, तो कंपनी सामने वाले से लिखवा रही है कि या तो आपकी वजह से मिसयूज हो गया या किसी और ने भी अगर मिसयूज कर दिया, तो उसका बियर यानी उसका जो भी खर्चा है, जो भी आपका एक तरीके से लाइबिलिटी का पार्ट है, वो बॉन्ड कौन करेगा, एक्स ही करेगा। तो यहाँ पे एक्स क्या हो गया, इंडेमनीफायर हो गया। ठीक है, क्या हो गया, इंडेमनीफायर हो गया। और ये कौन हो गया, एबीसी लिमिटेड इंडेमनिटी होल्डर हो गया।
तो इसलिए कंपनी क्या करती है कि ये इंडेमनीफाइड जो बॉन्ड है ये जनरली सामने वाले से लिखवा लेती है और साइन भी करवा लेती है। एक प्रिंटेड पूरा का पूरा फॉर्मेट हो गया तो हम बोल सकते हैं कि ये साइन कर लेगा, तो दोनों के बीच में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का पार्ट हो गया। क्योंकि एक्स तो जानबूझ के क्या करेगा, बोल देगा कि ये लॉस्ट हो गया और डुप्लीकेट भी ले लेगा और फ़ायदा उठा लेगा। या तो एक्स खुद फ़ायदा उठा सकता है या इसके बिहाफ पे कोई और पार्टी भी फ़ायदा उठा सकती है। तो इस केस में क्या होता है, जब आप लाइन पढ़ोगे कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मैंने जो बोला वो ही पर्टिकुलर मीनिंग दे रखी है। देखिए तो ये सेक्शन क्या कर रहा है, सेक्शन 124 ऑफ द एक्ट डिफाइन द एक्सप्रेशन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एज ए कॉन्ट्रैक्ट by which one party promises to save the other from loss caused to him by the conduct of the promiser himself। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक पार्टी प्रॉमिस करती है यानी प्रॉमिसर, यहाँ पे क्या हो गया इंडेमनीफायर, ठीक है, क्या हो गया इंडेमनीफायर प्रॉमिस करता है टू सेव द अदर फ्रॉम लॉस कॉज टू हिम बाय द कंडक्ट ऑफ प्रॉमिसर हिमसेल्फ। इंडेमनीफायर की वजह से ही लॉस हो जाए और बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन। आप देखिए अभी मैंने जो ऊपर एग्जांपल आपको बताया यानी पहले एग्जांपल बताया, तो अभी इस केस में मैंने क्या बोला कि वन पार्टी प्रॉमिस, तो यहाँ पे कौन प्रॉमिस कर रहा है, एक्स प्रॉमिस कर रहा है किसको, एबीसी लिमिटेड को, किसको, एबीसी लिमिटेड को, बाय द कंडक्ट ऑफ प्रॉमिसर हिमसेल्फ कि एक्स अगर उस डिविडेंड बॉन्ड को या डिविडेंड वारंट की जो मैं बात कर रहा हूँ उसका मिसयूज़ कर ले या उसके भी यहाँ पे कोई और पार्टी क्या कर ले, मिसयूज़ कर ले या कोई थर्ड पार्टी मिसयूज़ कर ले, तो उसका जो भी लॉस होगा एबीसी लिमिटेड को वो कौन बॉन्ड करेगा, वो एक्स बॉन्ड करेगा जो कि हो गया इंडेमनीफायर और ये हो गया एबीसी लिमिटेड इंडेमनिटी होल्डर। यही आपने कवर किया। वैसे ही अगर आप इंश्योरेंस वाला एग्जांपल देखोगे तो इस केस में जो मैक्स इंश्योरेंस लिमिटेड है, जो भी एक तरीके से सामने वाला क्लेम कर रहा है चिराग, वो जनरली देगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का पार्ट वो जनरली आ चुका है। पर याद रखना इसमें लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट नहीं आते। क्यों? क्योंकि देखिए आपको पता है कि कभी भी पैसे की तुलना लाइफ से नहीं की जा सकती, तो इसमें बोला गया है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं आता, या जो पर्सनल एक्सीडेंट कवर होते हैं एक तरीके से कि खुद का एक्सीडेंट हो गया उससे रिलेटेड कवर हो गए, वो जनरली इसमें नहीं आते हैं क्योंकि कभी भी लाइफ की तुलना पैसों से नहीं की जा सकती है। एक तरीके से याद रखना कि आप बोलोगे सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का नेचर क्या होता है, तो मैं क्या बोलूँगा, ये कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट की तरह होते हैं। किसकी तरह होते हैं? कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट की तरह होते हैं। क्यों? क्योंकि जनरली क्या होता है कि पर्टिकुलर फ्यूचर में जो इवेंट हो रहा है उसकी हैपनिंग या नॉन हैपनिंग पर जनरली ये डिसाइड हो रहे हैं, तो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के नेचर में होते हैं, लेकिन इसमें एलआईसी और पर्सनल एक्सीडेंट कवर नहीं आते हैं। तो याद रखना एलआईसी पर्सनल जो भी एक्सीडेंट कवर है वो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हैं। अब मैंने क्या बोला, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी किस नेचर के होते हैं, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के होते हैं, लेकिन इसमें एलआईसी से रिलेटेड और पर्सनल एक्सीडेंट कवर नहीं आता, किसमें, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में। तो जो एलआईसी पर्सनल एक्सीडेंट कवर है वो किस में आ जाएंगे, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएंगे। ठीक है, तो मैंने बोला नेचर होता है एक तरीके से, ठीक है, होते तो अलग से स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट है, इसके अलग से प्रोविजन है। याद रखना इसमें ना वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एलिमेंट तो होते ही होते हैं, साथ में जो स्पेसिफिक प्रोविजन 124 में 125 में दे रखे हैं वो तो कवर होंगे ही होंगे। ठीक है, अब देखिए जो ये एग्जाम्पल कवर करेंगे ये बाद में कवर करेंगे, जैसे मैं राइट बता दूंगा उसके बाद आपको ये एग्जाम्पल भी समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे बोल रहा है मीनिंग ऑफ इंडेमनीफायर एंड इंडेमनिटी होल्डर। This contract includes indemnifier and indemnity holder. A person who promises to indemnify from losses is called as indemnifier and the person whose loss is made good is called as indemnity holder। तो आपको पता है कि जिसके लॉस को प्रोटेक्ट किया जा रहा है वो जनरली indemnity holder है, जिसकी एक तरीके से लाइबिलिटी अराइज होती लेकिन सामने वाला पे करने के लिए तैयार हो गया क्योंकि उसने प्रॉमिस कर लिया। तो जनरली आपने एग्जांपल देखा मैक्स इंश्योरेंस लिमिटेड, आपने देखा एक्स, जो एक्स और एबीसी लिमिटेड की मैंने बात बताई जिसमें एक्स शेयर होल्डर था, इस तरीके से आपने देखा। उसी तरीके से चिराग और सुनील वाला एग्जांपल में आपको बताया कि सुनील चिराग के जो भी खर्चे हैं फूड के, स्टे के, वो कंपनसेट करने के लिए तैयार हो गया। तो उस केस में क्या है, सुनील क्या हो गया, इंडेमनीफायर हो गया। और पर्सन जिसको लॉस होने वाला था लेकिन नहीं हुआ क्योंकि सामने वाले ने कंपनसेट कर दिया, या अगर पर्सन ने पे भी कर दिया तो सामने वाले ने रिम्बर्स कर दिया, तो जनरली वो इंडेमनिटी होल्डर कहलाएगा जिसके लॉस को रिम्बर्स किया गया या जिसके लॉस को प्रोटेक्ट किया गया। कह रहा टू इंडेमनीफाई डज नॉट मेयरली मीन्स टू रिम्बर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ मनी पेड बट टू सेव फ्रॉम लॉस इन रेस्पेक्ट ऑफ द लाइबिलिटी फॉर विच द इंडेमनिटी हैज़ बीन गिवन। अब देखिए ये जो पार्ट है वो आपको इसमें समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें सारे पार्ट आ जाएंगे, डैमेज का पार्ट भी आएगा, जितनी भी कॉस्ट लग रही है केस करने की वो भी आ जाएगी, और इसके अलावा सेटलमेंट की जो भी कॉस्ट है वो भी इसमें आ जाएगी। तो देखिए सेक्शन में क्या दे रखा है, फिर आपको एग्जांपल बताऊंगा उसके थ्रू समझ में आ जाएगा। देखिए तो इसमें दे रखा है राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर व्हेन स्यूड, यानी जब कोर्ट में एक तरीके से केस हो जाता है तो उस केस में इंडेमनिटी होल्डर के क्या राइट होते हैं। वैसे आप देखना कि नीचे कहीं पे भी इंडेमनीफायर के राइट नहीं दे रखे हैं क्योंकि उसकी तो जनरली क्या होती है, लाइबिलिटी ही होती है। क्या होती है, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता है तो एक पर्सन को अगर लॉस होता है तो आपको पता है कि जो पर्सन जिसने देने के लिए तैयार हुआ है, जिसमें हम बोलेंगे इंडेमनीफायर, तो उसको क्या करना पड़ेगा, वो लाइबिलिटी का पेमेंट तो करना ही
पढ़ेगा पढ़ेगा। तो यहाँ पे देखिए ये बोल रहा है व्हेन स्यूट, तो मेरे अकॉर्डिंग थ्योरी का पार्ट पढ़ने से पहले एग्जांपल समझ लेते हैं जिससे आपको और अच्छे ढंग से थ्योरी आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल कवर कर लिया जिसमें बोल रहा है फाइलिंग ए स्यूट या ब्रिंगिंग ए स्यूट। इसमें क्या बोल रहा है, देखिए एक्स और ए नाम के दो पर्सन है। ए ने क्या कर रखी है, जो एक्स की हाउस प्रॉपर्टी है वो डिटेन कर रखी है, ठीक है। अब देखिए हमें नहीं पता कि वो लीगल है इलीगल है एक तरीके से, लेकिन एक्स क्या करता है, अगर कोर्ट में केस करेगा तो दोनों के बीच में क्या होगा, एक तरीके से एक पार्टी डिफेंडेंट होगी और एक पार्टी जो केस करने वाली है वो प्लेंटिव होगी कि भाई इसने मेरी हाउस प्रॉपर्टी क्या कर दी, डिटेंड कर दी, ठीक। अब अगर इसके पास पैसे नहीं होंगे तो मान के चलिए इसका दोस्त आ गया वाई, एक्स का एक फ्रेंड है वाई, वो क्या बोलता है कि भाई तू स्यूट फाइल कर इसके अगेंस्ट, जो भी तेरी प्रॉपर्टी है उसकी रिकवरी के लिए जो भी खर्चे होंगे वो मैं बॉन्ड करने के लिए तैयार हूँगा। यानी जितने भी खर्चे होंगे, लॉयर के खर्चे हो गए, या मान के चलिए कि अगर तू केस हार गया तो तेरे को कंपनसेशन देना पड़ गया कोई, तो वो कंपनसेशन या डैमेज का पार्ट जो भी होगा वो भी मैं देने के लिए तैयार हूँ। जैसे कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि आपको एक्स को क्या करना है, 5 लाख रुपीज़ देने ए को, ठीक है, डैमेज के फॉर्म में, तो वो भी क्या है मैं देने के लिए तैयार होऊंगा। इसके अलावा क्या है, तूने जो लॉयर हायर किया है, जो भी लीगल प्रोसीडिंग के खर्चे हैं, जो भी एफिडेविट का पार्ट हो गया, लीगल डॉक्यूमेंट का पार्ट हो गया, कोर्ट से रिलेटेड जो भी फीस हो गई वो मैं देने के लिए तैयार होऊंगा। या देखिए कभी कभी क्या होता है इनके बीच में सेटलमेंट भी हो जाता है बीच में ही, कहने का मतलब क्या होता है कोर्ट के बाहर ही सेटलमेंट हो जाएगा, तो जो भी सेटलमेंट फीस है वो भी मैं देने के लिए तैयार हूँगा, यानी जो भी कंपनसेशन का पार्ट है वो मैं देने के लिए तैयार हूँगा। तो यहाँ पे वाई क्या हो जाएगा, इंडेमनीफायर, और एक्स क्या हो जाएगा इंडेमनिटी होल्डर। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि देखिए यहाँ पर वाई क्या कर रहा है, एक तरीके से एक्स को फोर्स कर रहा है कि सूट फाइल कर या सूट को लेके आ, एक तरीके से क्या कर, कोर्ट में केस कर। तो देखिए क्या बोल रहा है, वाई सेज टू एक्स दैट यू फाइल ए सूट अगेंस्ट एक्स फॉर रिकवरी ऑफ योर प्रॉपर्टी, आई विल इंडेमनीफाई यू फॉर, मैं क्या करूँगा, खर्चे ये बियर करने के लिए तैयार हूँ कि जो भी डैमेज होगा, जो भी कंपनसेशन का पार्ट होगा, जो भी लीगल प्रोसीडिंग का पार्ट होगा, याद रखना मैंने क्या बोल दिया, लीगल प्रोसीडिंग का पार्ट होगा। तो जैसे लॉयर की फीस हो गई, आपको दिख रही है लिखी हुई, ठीक है, मैं लिख लेता हूँ लीगल प्रोसीडिंग। तो लॉयर की फीस हो गई, एफिडेविट हो गया, लीगल डॉक्यूमेंट हो गए, स्टाम्प पेपर हो गए, कोर्ट की फीस हो गई, ठीक है। इसी तरीके से देख सकते हैं, देखिए ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी हो सकता है, लेकिन वो लीगल प्रोसीडिंग में नहीं आता, अलग से आ सकता है। तो देखिए सेटलमेंट मनी हो गई, सेटलमेंट मनी मैंने आपको बता दिया कि कोर्ट के बाहर क्या होता है, पार्टीज के बीच में सेटलमेंट हो जाता है, यानी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो जो भी कॉम्प्रोमाइज़ मनी है, मान के चलिए अगर एक्स ने ए को पे करी है कि भाई ये मेरी हाउस प्रॉपर्टी दे दे, मैं तेरे को कितने दे दूंगा, 3 लाख रुपीज़ देने के लिए तैयार होऊंगा। तो वो बोलता है ए ठीक है। तो इस केस में वाई क्या करेगा, वो देगा। या हम बोल सकते हैं कि एक्स जो दे रहा है वो एक्स वाई से ले सकता है, या तो देखिए डायरेक्टली क्या होगा, वाई भी ए को दे सकता है, याद रख लेना, वाई डायरेक्टली ए को दे सकता है, क्योंकि जैसे ही इसकी लाइबिलिटी अराइज हो जाती है तो इस केस में इंडेमनीफायर की लाइबिलिटी भी अराइज हो जाती है। मैंने क्या बोला, जैसे ही इंडेमनिटी होल्डर की लाइबिलिटी अराइज हो जाती है वैसे इंडेमनीफायर की लाइबिलिटी भी अराइज हो जाती है। चाहे एक्स ने उसे पे नहीं करा, एक्स सीधा क्या करता है, ए को वाई के पास ले जाता है और बोलता है कि वाई को बोलता है कि भाई इसको पैसे दे दो 3 लाख रुपीज़, हमारे बीच में ये सेटलमेंट हो गया है, तो वाई को 3 लाख रुपीज़ देने ही पड़ेंगे। या ऐसे भी हो सकता है कि एक्स ने उसको 3 लाख का चेक दे दिया ए को और बाद में एक्स किससे रिम्बर्स करवा रहा है, वाई से रिम्बर्स करा रहा है। तो एक तरीके से वाई डायरेक्टली भी पे कर सकता है या इनडायरेक्टली एक तरीके से एक्स को भी पे कर सकता है। तो कैसे भी पे कर सकता है वो उसके ऊपर है, ठीक है, क्योंकि ये पर्टिकुलर पार्ट मैंने आपको बता ही दिया। अब देखिए ये जनरली जो पार्ट है वो आपने देखा कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सूट फाइल कर रहे हैं, वैसे डिफेंड भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, डिफेंड भी कर सकते हैं। आप देखिए एक्स ने ए के अगेंस्ट केस फाइल किया है तो एक तरीके से ये डिफेंडेंट हो गया। तो यहाँ पे ए का एक फ्रेंड है जेड मान के चलिए, तो वो भी ए को बोल सकता है कि भाई जो भी तेरे खर्चे होंगे लीगल प्रोसीडिंग के, या क्या पता कि ए को एक्स को डैमेज देना पड़ जाए, ठीक है, या सेटलमेंट की फीस या कॉम्प्रोमाइज़ की फीस पे करनी पड़ जाए। जैसे मैंने बोला कि अभी एक्स ए को देगा तो उल्टा भी हो सकता है, ए एक्स को दे सकता है। तो उस केस में ए का जो फ्रेंड है जेड वो क्या बोलता है कि जो भी तेरे खर्चे होंगे, एक्सपेंसेस होंगे, वो मैं पे करने के लिए तैयार होगा। तो इस केस में आपको पता है कि ये हो गया इंडेमनीफायर, ठीक है, और ये हो गया ए इंडेमनिटी होल्डर। तो उल्टा भी हो सकता है, डिफेंस से रिलेटेड भी पार्ट हो सकता है। तो अब देखिए आपको समझ में आ गया होगा कि पर्टिकुलर मैंने जो पॉइंट बताया, फिर ऊपर एक एग्जाम्पल भी दे रखा है वो भी कवर कर लेंगे, वो भी बेसिक सा एग्जाम्पल है। तो देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, सेक्शन 125 प्रोवाइड्स द राइट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर व्हेन सूड। ओके, दिस सेक्शन प्रोवाइड्स दैट द प्रॉमिस इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एक्टिंग विद इन द स्कोप ऑफ हिज ऑथोरिटी इज एंटाइटल्ड टू रिकवर फ्रॉम द प्रॉमिसर। तो प्रॉमिसर कौन हो गया, इंडेमनीफायर। तो उससे जो इंडेमनिटी होल्डर है वो क्या रिकवर करने का राइट रखता है, ऑल डैमेजेस विच ही मे बी कंपेल्ड टू पे इन एनी सूट इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर
टू विच द प्रॉमिस टू इंडेमनीफाई अप्लाई। तो आपको पता है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का पार्ट है जिसमें पर्टिकुलर पर्सन ने प्रॉमिस दिया है कि मैं आपको सारे के सारे डैमेज पे करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि देखिए कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा कि जो भी पर्टिकुलर डैमेज है वो मैं आपको पे करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, जैसे कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि आपको 10 लाख रुपीज़ देने हैं, तो उस केस में आपको पता है कि इंडेमनिटी होल्डर को 10 लाख देने हैं, तो जो इंडेमनीफायर है वो कंपनसेट करने के लिए तैयार होगा जितने भी डैमेज है। ठीक है, तो कोर्ट ने ऑर्डर दिया, वो भी कंपनसेट वो करने के लिए तैयार होगा। वैसे ही ऑल कॉस्ट विच ही मे बी कंपेल्ड टू पे इन एनी सच सूट इफ इन ब्रिंगिंग और डिफेंडिंग इट। तो देखिए क्या बोल रहा है, कोई भी केस जिसको लेके आ रहा है वो यानी फाइल करवा रहा है, सामने वाले को बोल रहा है कि भाई तू तो फाइल कर, ठीक है, तू तो फाइल कर। यहाँ पे आपको पता है कि जनरली क्या हो गया, ये पूरा पर्टिकुलर केस है जिसमें वाई क्या बोल रहा है, एक्स को बोल रहा है कि भाई तू तो, वाई एक्स को क्या बोल रहा है, तू तो फाइल कर। ठीक है, जो भी खर्चे होंगे वो मैं बॉन्ड करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, वैसे मान के चलिए कि जो ए डिफेंडेंट है उसके लिए उसका दोस्त जेड बोल रहा है कि भाई तू भी कोर्ट में केस कर दे, या कोर्ट में जैसे इसने केस कर दिया एक्स ने ए के ऊपर, तो क्या कर, जो भी कोर्ट का केस से रिलेटेड खर्चा है वो मैं बियर करने के लिए तैयार हूँ, जेड ए को बोल रहा है। तो यहाँ पे एक तरीके से वो डिफेंड भी कर रहा है, क्या आ गया, डिफेंड का पार्ट भी आपका आ गया। तो यहाँ पे देखिए ये बोल रहा है ही डिड नॉट कॉन्ट्रावेंट द ऑर्डर ऑफ प्रोमिसर एंड एक्टेड एज इट वुड हैव बीन प्रूडेंट फ्रॉम हिम टू एक्ट इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और इफ द प्रोमिसर ऑथराइज हिम टू ब्रिंग और डिफेंड द सूट। देखिए सीधी सी बात है, अगर एक इंडेमनिटी होल्डर होता है और आपको पता है कि देखिए एक्स को पता चल गया कि यार सारे खर्चे कौन बियर कर रहा है, वाई कर रहा है, तो एक्स एक रैशनल पर्सन है आपको पता है और एक ईमानदार पर्सन है, तो वो उसी अकॉर्डिंग खर्चे करेगा। अगर वो जानबूझ के क्या कर रहा है, ज़्यादा खर्चे कर रहा है, जानबूझ के लॉयर की फीस है, देखो आपको पता है कि नॉर्मल फीस 50,000 होती है, लेकिन ऐसा लॉयर हायर कर रहा है जिसकी फीस 2 लाख है, जानबूझ के ट्रांसपोर्टेशन से आ रहा जा रहा है, उसको पता है कि वो बस में भी ट्रैवल कर सकता है, लेकिन जानबूझ के वो कार हायर कर रहा है और कार वाले को रोक रहा है और बोल रहा है कि जैसे केस ख़त्म होता है यहीं पे रुक जाइयो, मैं साथ में चलूंगा, क्योंकि उसको पता है कि खर्चे सारे कौन पे करने के लिए तैयार है, वाई करने के लिए तैयार है। तो यहाँ पे ये पार्ट गलत हो जाएगा। तो वाई ने जितना ऑथराइज किया है, और एक आप तरीके से क्या ऑर्डिनरी प्रूडेंस में साफ आपको दिख रहा है कि नॉर्मली आप जो खर्चा कर सकते हो वो नॉर्मल एक्सपेंडिचर कीजिए, ज़्यादा एक्सेस एक्सपेंडिचर मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे वाई को इंडेमनीफाई करना पड़ेगा, तो वाई उतना ही इंडेमनीफाई करेगा जो नॉर्मली होता है, उससे ज़्यादा वो नहीं करेगा। तो वाई ने जितना ऑथराइज किया है उसी बेसिस पे वो देगा। तो देखिए क्या बोल रहा है, ही डिड नॉट कॉन्ट्रावेंट द ऑर्डर ऑफ प्रोमिसर and acted as it would have been prudent for him to act in the absence of any contract of indemnity। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी से रिलेटेड अंदर खर्चों का पार्ट नहीं लिखा होता तो वो ऐसे खर्चे करेगा जो नॉर्मली सबको दिख रहे हैं कि जनरल एक्सपेंडिचर होते हैं, ये नहीं कि एक्सेस एक्सपेंडिचर कर ले या जानबूझ के अपनी लाइबिलिटी को रिकवर करने के लिए फालतू के बहुत ज़्यादा लॉसेस कर रहा है। तो ये नहीं कि एक्स जानबूझ के बहुत ज़्यादा लॉसेस कर रहा है, आप देख सकते हो एक्स उतने ही खर्चे करेगा जो रैशनल है, जो प्रूडेंट है, जो दिख रहे हैं। ठीक है, और इफ़ द प्रोमिसर ऑथराइज हिम टू ब्रिंग और डिफेंड द सूट, और जितने प्रोमिसर ने बोल रखा है उसको ऑथराइज करने के लिए कि आपको क्या करना है, सूट फाइल करना है या डिफेंड करना है, उसके जो भी खर्चे होंगे वो मैं बॉन्ड करने के लिए तैयार हूँ, तो ऑथराइज कर रखा है प्रोमिसर ने। ठीक है, याद रखना। फिर देखिए थर्ड क्या हो गया, ऑल द सम्स विच ही मे हैव पेड अंडर द टर्म ऑफ एनी कॉम्प्रोमाइज ऑफ एनी सच सूट, जो कि मैंने बता दिया आपको, सेटलमेंट मनी हो गई, कॉम्प्रोमाइज़ मनी हो गई। इफ़ द कॉम्प्रोमाइज़ वाज नॉट कॉन्ट्ररी टू द ऑर्डर्स ऑफ प्रोमिसर, तो प्रोमिसर का जो ऑर्डर था यानी इंडेमनीफायर का जो ऑर्डर था उसके थ्रू ही इंडेमनिटी होल्डर ने एक तरीके से क्या है कंपनसेशन लिया है, एंड वाज वन विच इट वुड हैव बीन प्रूडेंट फॉर द प्रॉमिस टू मेक इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और इफ द प्रोमिसर ऑथराइज हिम टू कॉम्प्रोमाइज द सूट। तो देखिए जब आप पर्टिकुलर तीनों पॉइंट पढ़ते हो तो इसमें याद रख लेना कि जो इंडेमनीफायर है उसने ऑथराइज कर रखा है, जो भी खर्चे हो रखे उसके लिए, जो भी खर्चे हो रहे हैं इंडेमनिटी होल्डर के उसके लिए इंडेमनीफायर यानी प्रोमिसर ने ऑथराइज कर रखा है, और एज ए मैन ऑफ प्रूडेंट जो एक तरीके से दिख रहे हैं कि खर्चे इतने ही हो सकते हैं, जो जनरल एक्सपेंडिचर है उससे ज़्यादा एक्सेस एक्सपेंडिचर नहीं होने चाहिए, और प्रोमिसर ने क्या कर रखा है, ऑर्डर दे रखा है। प्रोमिसर ने ऑर्डर यानी ऑथराइज पर्सन कौन है, इंडेमनीफायर उसने इंडेमनिटी होल्डर को एक तरीके से ऑर्डर दे रखा है कि आपको नॉर्मली इतने ही खर्चे करने हैं, आपको मैं ऑथराइज करता हूं, अगर आप ज़्यादा करते हो तो उसको मैं बॉन्ड नहीं करूंगा, उसको मैं बियर नहीं करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है व्हेन डज द लाइबिलिटी ऑफ इंडेमनीफायर कमेंस, पर उससे पहले एक बार ये एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं जो मैंने आपको ये छुड़वा दिया था। देखिए इसमें जनरली क्या बोल रहा है, देखिए इसमें क्या बोल रहा है, ए कॉन्ट्रैक्ट टू इंडेमनीफाई बी अगेंस्ट द कंसिक्वेंसेज ऑफ द प्रोसीडिंग विच सी मे टेक अगेंस्ट बी इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन सम ऑफ ₹2 लाख, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इसका मतलब क्या है, देखिए आप बोल सकते हैं कि एक पर्सन है बी और सी, उनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा जिसमें जनरली सी ने क्या कर दिया, कोर्ट में केस कर दिया बी के अगेंस्ट। ठीक है, अब बी का एक फ्रेंड है मान के चलिए ए, तो ए इंडेमनीफाई करने के लिए तैयार हो गया, यानी ए बी को बोल रहा है
कि तू डिफेंड कर, क्या कर, डिफेंड कर। क्योंकि देखिए कोर्ट में केस किसने करा है, सी ने बी के अगेंस्ट किया है। तो जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था इस पर्टिकुलर वाले में, और इसमें क्या बोला था कि इसमें डिफेंड भी हो सकता है, जिसमें ए क्या कर सकता है, ये जो ए है वो डिफेंड कर सकता है, क्योंकि उसका फ्रेंड जो जेड है वो सारे के सारे खर्चे बियर करने के लिए तैयार हो गया। तो जेड क्या हो गया, इंडेमनीफायर, और ए क्या हो गया, इंडेमनिटी होल्डर। तो वैसे इसी केस में आपको पता है कि यहाँ पर जो इसका फ्रेंड है ए, वो हो गया इंडेमनीफायर, और बी क्या हो गया, इंडेमनिटी होल्डर। तो बी के जो भी खर्चे होंगे, लीगल प्रोसीडिंग के जो भी खर्चे हो गए, जो भी क्या पता उसे डैमेज देना पड़ गया, क्या पता कोर्ट के बाहर जो कॉम्प्रोमाइज़ की फ़ीस होगी, आपको पता है कि बी को क्या पता सी को देनी पड़ जाए, बी को कोर्ट को जो फीस देनी पड़ी, लीगल लॉयर के जो खर्चे हो गए, डॉक्यूमेंट बनवाने के खर्चे हो गए, एफिडेविट के जो भी खर्चे हो गए, वो ए बियर करने के लिए तैयार है। ठीक है, तो ए कॉन्ट्रैक्ट टू इंडेमनीफाई बी, तो यहाँ पे ए इंडेमनीफायर हो गया और बी इंडेमनिटी होल्डर हो गया, अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द प्रोसीडिंग विच सी में टेक। तो सी क्या कर सकता है, बी के अगेंस्ट जो भी कॉन्सिक्वेंसेज लेगा, जो भी कार्रवाई करेगा, और बी को जो भी खर्चे पे करने पड़ेंगे, उसका जो भी बॉन्ड है, उसका जो भी बियर करने का पार्ट है, वो कौन कर रहा है, ए कर रहा है कंपनसेशन को। ठीक है, इसे बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, सबसे सिंपल पार्ट। और देखिए मैंने आपको बता दिया कि व्हेन डज द लायबिलिटी ऑफ इंडेमनीफायर कमेंसेस, तो मैंने यह बताया कि जैसे इंडेमनिटी होल्डर की लायबिलिटी अराइज हो जाती है, जैसे मान के चलो कि लॉयर बोलता है कहाँ है मेरे पैसे, कहाँ है मेरी फीस। तो जैसे लॉयर ने बोला मेरी फीस कहाँ है, तो जो इंडेमनीफायर है उसको देना पड़ेगा अमाउंट, क्या करना पड़ेगा, उसको अमाउंट देना पड़ेगा। या इंडेमनिटी होल्डर ने दे दिया तो उस केस में इंडेमनीफायर को रिम्बर्स करना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है कि जो देखिए इंडेमनिटी होल्डर है वो इंडेमनीफायर को लेके जाएगा लॉयर के पास और बोल देगा कि देखिए, इंडेमनीफायर को बोल देगा कि देखिए इतना अमाउंट बन रहा है, आप अपनी जेब से दे दीजिए, तो इंडेमनीफायर को देना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इज साइलेंट ऑन द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द लायबिलिटी ऑफ इंडेमनीफायर, साइलेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट ऑफ कोर्ट, it can be said that liability of an indemnifier commences as soon as the liability of the indemnity holder become absolute and certain। देखिए मेन है, जैसे मान के चलिए कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, जैसे इस वाले एग्जांपल में देख लीजिए, अब थोड़ा सा इसमें क्या है दिक्कत आपको लगेगी दिखने में, लेकिन मैं यहाँ पे अलग से लिख लेता हूँ जिससे आपको ध्यान रहेगा। देखिए एक्स था और आपको पता है कि वाई है। अब मान के चलिए कि देखिए हम बोल सकते हैं कि ए ने एक्स की प्रॉपर्टी डिटेन कर रखी थी, लेकिन जो ऑर्डर था वो एक्स के अगेंस्ट चले गया, और कोर्ट ने क्या बोला कि आपको जो 10 लाख रुपीज़ हैं वो ए को देने पड़ेंगे। तो आपको पता है कि जैसे ही अमाउंट क्या हो गया, सर्टेन हो गया, और एक एब्सोल्यूट अमाउंट पता चल गया कि 10 लाख रुपीज़ एक्स को क्या करने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे ए को, क्योंकि कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया। तो उस केस में क्या है, वो वाई को बोलेगा कि देखिए 10 लाख की लायबिलिटी बन गई है, और आपने बोला था कि आप इंडेमनीफाई करोगे, आप कंपनसेट करोगे, तो आपको ए को दे देना है। तो एक्स क्या बोल रहा है वाई को कि आपको ए को ये जो 10 लाख रुपीज़ है वो दे देने हैं, या मैं दे देता हूँ अभी, आप मुझे रिम्बर्स कर देना। ठीक है, एक्स क्या बोल रहा है, मैं ए को दे देता हूँ, आप मुझे रिम्बर्स कर देना। तो जैसे ही लायबिलिटी अराइज होती है तो उसी केस में क्या होता है, इंडेमनीफायर की लायबिलिटी भी अराइज हो जाती है, जैसे ही वो एब्सोल्यूट और सर्टेन हो जाती है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स, इफ द इंडेमनिटी होल्डर हैज़ इंकर्ड द एब्सोल्यूट लायबिलिटी इवन दो ही हैज़ हिमसेल्फ पेड नथिंग। देखिए आ गया, तो कोर्ट का ऑर्डर आ गया, लेकिन जो इंडेमनिटी होल्डर है उसने कुछ भी पे नहीं करा, ही इज़ एंटाइटल टू आस्क द इंडेमनीफायर टू इंडेमनीफाई। तो इस केस में मैंने आपको बता दिया अभी इस वाले केस में कि एक्स जनरली वाई को बोल सकता है कि देखिए लायबिलिटी अराइज हो गई है, मैंने पे नहीं करा, तो आप डायरेक्टली ए को पे कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि वो लायबिलिटी एब्सोल्यूट और सर्टेन हो गई है। यहाँ पे देखिए ये एग्जाम्पल दिख रहा है, एक्स प्रोमिसेस टू कंपनसेट वाई, तो एक्स हो गया इंडेमनीफायर और वाई हो गया इंडेमनिटी होल्डर, फॉर एनी लॉस दैट ही में सफर बाय फाइलिंग ए सूट अगेंस्ट जेड। तो ये बोल रहा है कि वाई क्या कर रहा है, जेड के अगेंस्ट केस फाइल कर रहा है, और एक्स ने उसे इंडेमनीफाई किया और बोला कि जो भी क्या हो जाएगा, लॉस होगा, उसको मैं बॉन्ड करने के लिए तैयार हूँगा, कि तू जेड के अगेंस्ट केस कर, जो भी खर्चे होंगे वो सारे के सारे मैं बियर करने के लिए तैयार हूँ। द कोर्ट ऑर्डर वाई टू पे जेड डैमेजेस और ₹5,000। अब देखिए वाई ने जेड पे केस किया, लेकिन वाई को ही क्या करना पड़ा, 5,000 पे करना पड़ गया, क्योंकि कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया। तो उस केस में जो इंडेमनीफाई करेगा वो एक्स कितना करेगा, 5,000 रुपीज़ करेगा। तो कह रहा है एज द लॉस हैज़ बिकम सर्टेन वाई में क्लेम द अमाउंट ऑफ लॉस फ्रॉम एक्स एंड पास इट ऑन टू जेड। तो देखिए आपको पता है कि जैसे ही लाइबिलिटी एब्सोल्यूट और सर्टेन हो गई, तो उस केस में क्या होगा, वाई क्लेम कर सकता है एक्स से कि भाई 5,000 रुपीज़ दो, मुझे जेड को देने। या ऐसे भी हो सकता है, देखिए वाई जेड को दे देगा, बाद में रिम्बर्स भी कर सकता है। तो जरूरी नहीं रिम्बर्स का पार्ट हो, उससे पहले भी वाई क्या कर सकता है, एक्स से मांग सकता है। तो देखिए वाई एक्स से 5,000 की डिमांड कर रहा है और बोल रहा है कि मुझे जेड को देने हैं, ताकि मैं उसको पास कर सकूं, उसको दे सकूं। ठीक है, अब देखिए आ रहा है मोड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ये एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। अभी तक आपने जितने भी केस पढ़े उसमें मैंने आपको बताया कि जनरली ये एक्सप्रेस है, जिसमें एक तरीके से जो इंडेमनीफायर है वो बता रहा है
कि मैं आपको अमाउंट देने के लिए तैयार हूँ, मैं आपको डैमेज देने के लिए तैयार हूँ, जो कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है। तो बोल रहा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी सेड टू बी एक्सप्रेस व्हेन ए पर्सन एक्सप्रेसली प्रोमिसेस टू कंपनसेट द अदर फ्रॉम लॉस। ठीक है, ये तो हो गया एक्सप्रेस। अब देखिए इसके बाद आ रहा है इम्प्लाइड, जो जनरली एक तरीके से क्या होता है, पार्टी के बीच में रिलेशन के थ्रू हो सकता है या स्टैच्यू के थ्रू हो सकता है, मतलब लीगली भी हो सकता है। इम्प्लाइड दोनों तरीके से हो सकता है। कैसे? देखिए जैसे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है तो एक तरीके से पार्टीज के बीच में रिलेशन हो गया। प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप है, कंसाइनर कंसाइनी जैसे आप बोलते हैं, तो एक रिलेशनशिप आ गया। तो आपको पता है कि जैसे मैंने एम्प्लॉयर एम्प्लॉय बोला, एम्प्लॉय जो भी खर्चे करता है और पहले से डिसाइड है कि एम्प्लॉयर क्या करेगा, उसको बॉन्ड करेगा, तो एक तरीके से क्या हो गया, वो इम्प्लाइड हो गया कि एम्प्लॉय जो भी खर्चे करता है वो एम्प्लॉयर को बॉन्ड करने पड़ेंगे। या आप देख सकते हो कंसाइनर कंसाइनी, तो कंसाइनी मतलब एजेंट क्या करता है, जो भी खर्चे करते हैं वो क्या करता है, प्रिंसिपल को बॉन्ड करना पड़ता है, आपको पता है। और कंसाइनी क्या करता है, उसके ब्याह पे गुड्स डिलीवर करता है, बेचता है, उसके बदले में उसको क्या मिलता है, कमीशन मिलता है, आपको ये भी पता है। प्रिंसिपल के ब्याह पे एजेंट को जनरली क्या मिलता है, कमीशन मिलता है। तो एजेंट जो भी खर्चे कर रहा है, एजेंट जो भी खर्चे कर रहा है उसको कौन इंडेमनीफाई करेगा, प्रिंसिपल करेगा। तो एक तरीके से क्या हो गया, इम्प्लाइड ही हो गया, तो ये रिलेशन के थ्रू हो गया। वैसे दूसरा हो सकता है ड्यू टू स्टैच्यू। स्टैच्यू मतलब क्या हो गया, देखिए जैसे भी बोलिए, मैं तो इस अकॉर्डिंग बोलता हूँ STATU, स्टैच्यूट ऐसे भी बोल सकते हैं, स्टैच्यू भी बोल सकते हैं, जो भी टर्म होगी प्रोनाउंसिएशन की। तो देखिए लीगली लॉ के अकॉर्डिंग, तो लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो गया, जैसे एक्ट हो गया, पार्टनरशिप एक्ट हो गया। तो आपको पता है कि पार्टनरशिप एक्ट में क्या होगा, पार्टनर, तो एक पार्टनर अगर खर्चे कर रहा है तो दूसरी फर्म, जो भी हम बोलेंगे फर्म, उसको बियर करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। या हम बोल सकते हैं कि एक पार्टनर जो भी लाइबिलिटी इंकर कर रहा है, किसी पर्टिकुलर पार्टी से माल खरीद रहा है, तो आपको पता है कि फर्म को क्या करना पड़ेगा या बाकी पार्टनर्स को पे करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि उनके बीच में एक्ट के थ्रू प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप आ गया और आपस में एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, वो बाउंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज सेड टू बी इम्प्लाइड व्हेन इट इज टू बी इन्फर्ड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज और फ्रॉम द सर्कमस्टेंसेज ऑफ द केसेस। ऐसे दे दिया, लेकिन फिर भी आप याद रखना कि पार्टीज के बीच में रिलेशन के थ्रू भी हो सकता है और स्टैच्यू के थ्रू भी हो सकता है। वैसे एक एग्जाम्पल दे रखा है इम्प्लाइड का, जिसमें क्या बोल रहा है, एक्स एंड ऑक्शनर सोल्ड सर्टेन गुड्स एट द इंस्ट्रक्शन ऑफ वाई। किसके इंस्ट्रक्शन पे, वाई के। ठीक है, अब यहाँ पे एक तरीके से क्या हो गया, उस पर्टिकुलर गुड्स का ओनर कौन लग रहा है, वाई लग रहा है आपको। लेटर ऑन इट डिस्कवर्ड दैट द गुड्स बिलोंग टू जेड। तो देखिए वो वाई से बिलोंग नहीं करते थे लेकिन जेड से बिलोंग करते थे। रियल ओनर कौन था, जेड था, न कि वाई था। ठीक है, जेड रिकवर्ड डैमेज फ्रॉम द एक्स फॉर सेलिंग इज गुड्स। जेड ने उस ऑक्शनर से रिकवर कर लिए। अब इस केस में एक्स क्या होगा, जितना भी जो उसने दिया है डैमेजेस का पार्ट, वो किससे रिकवर करेगा, वो वाई से रिकवर करेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, हेयर एक्स इज एंटाइटल टू रिकवर द कंपनसेशन फ्रॉम वाई बिकॉज देयर वॉज एन इम्प्लाइड प्रॉमिस टू कंपनसेट द ऑक्शनर फॉर एनी लॉस विच ही में सफर ऑन द डिफेक्टिव टाइटल ऑफ गुड सोल्ड बाय ऑक्शन। देखिए आपको पता है कि ऑक्शनर को नहीं पता कि टाइटल वाई के पास है या जेड के पास है। रियल टाइटल जेड के पास था, जबकि वाई ने इंस्ट्रक्शन दे दिया। ठीक है, वाई ने किसको इंस्ट्रक्शन दे दिया, एक्स को। किसको, एक्स को, कि ये पर्टिकुलर गुड्स बेच दो। एक्स ने उसके ब्याह पे गुड्स बेच दिए। अब देखिए जो जेड था रियल ओनर, उसने एक्स से डैमेज ले लिया। किससे ले लिया, डैमेज ले लिया। तो इस केस में आपको पता है कि एक्स किससे लेगा, वाई से लेगा। तो एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट अपने आप बन गया एक्स और वाई के बीच में, और वाई को डैमेज देना पड़ेगा तो वाई हो जाएगा इंडेमनीफायर और एक्स क्या हो जाएगा, इंडेमनिटी होल्डर। तो यहाँ पे देखिए ये बोल रहा है, हेयर एक्स इज एंटाइटल टू रिकवर द कंपनसेशन फ्रॉम वाई बिकॉज देयर वॉज एन इम्प्लाइड प्रॉमिस टू कंपनसेट द ऑक्शनर फॉर एनी लॉस विच ही में सफर ऑन द डिफेक्टिव टाइटल ऑफ गुड सोल्ड बाय ऑक्शन। ये जनरली केस हुआ था एडमसन वर्सेज जार्विस के बीच में, तो उससे रिलेटेड है। अब देखिए अदर पॉइंट में क्या बोल रहा है, इन एडिशन टू इम्प्लाइड और एक्सप्रेस प्रॉमिस टू इंडेमनीफाई ऑल द एसेंशियल ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट ऑल्सो बी प्रेजेंट। देखिए जब भी आप स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं, स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं अलग अलग काइंड के, बेलमेंट, प्लेज, तो याद रखना कि कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड वैलिड पार्ट जो कि आपने मेरे से पार्ट फर्स्ट या सेकंड में जनरली कवर कर लिए थे, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट, तो वो सारे के सारे इसमें प्रेजेंट रहते ही हैं। अब देखिए यहाँ पे हो गया कि एक्स आस्क वाई टू बीट जेड एंड प्रॉमिस टू इंडेमनीफाई वाई अगेंस्ट द कंसिक्वेंसेज। तो एक्स ने वाई को बोला कि क्या कर, जेड को तू क्या कर, मार, उसके हाथ पैर तोड़, फिर जो भी क्या होगा कंसीक्वेंसेस होंगे ना, कि जेड अगर तेरे पर केस कर देगा या कुछ भी तेरे पर हर्जाना लगेगा, कंपनसेशन का पार्ट लगेगा, कोर्ट में केस होगा, जो भी तेरे को अमाउंट पे करना पड़ेगा मैं दे दूंगा, एक्स ऐसे बोलता है। तो आपको पता है कि शुरू से ही वॉइड है, शुरू से ये एग्रीमेंट क्या है, अनलॉफुल है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, वाई बीट्स जेड, वाई ने जेड को पीट दिया एंड इज फाइन ₹1000। और देखिए पुलिस में उसको क्या हो गया, एक तरीके से फाइन, जुर्माना भरना पड़ गया ₹1000 का। तो उस केस में वाई क्या है, एक्स से मांग रहा है कि लाओ मेरे 1000। तो आपको पता है कि वाई कैन नॉट क्लेम द अमाउंट फ्रॉम एक्स बिकॉज द ऑब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट वॉज अनलॉफुल। ये आ गया। और इसी तरीके से मैंने आपको बताया था देखिए कि वो लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड
पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस ये कभी भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का पार्ट नहीं होते। आप चाहे तो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हो, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का पार्ट नहीं होते। तो यहाँ पे देखिए न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ऑल इंडिया जो दे रखा है 2007। अब देखिए केस के नाम है, इट वॉज हेल्ड दैट ऑलमोस्ट ऑल इंश्योरेंस अदर देन लाइफ एंड पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस आर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। तो बोल रहा है कि सारे इंश्योरेंस इनको छोड़ के, तो यानी ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के पार्ट नहीं होते। लाइफ इंश्योरेंस और पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस का पार्ट है, वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का पार्ट नहीं होता। फिर देखिए क्या बोल रहा है, इन नेशनल ओवरसीज वर्सेस एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसमें क्या बोला, इट वॉज हेल्ड दैट वेयर एक्सपोर्ट रिस्क पॉलिसी इशूड बाय एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। तो देखिए रिस्क पॉलिसी इशू करी है, एन एक्सपोर्टर हैड कंसाइंड शिपमेंट टू बायर एट हिज ओन रिस्क विदाउट रिसोर्टिंग टू टर्म ऑफ पॉलिसी, द कॉर्पोरेशन इज नॉट लाइबल टू इंडेमनिफाई लॉस कॉज टू एक्सपोर्टर। ये हो गया। देखिए जर्नलिस्ट में क्या बोल रहा है, एक्सपोर्टर ने अपनी रिस्क पर ही बायर को बेच दिया बिना जो टर्म्स ऑफ पॉलिसी उसको देखे हुए, जो कि एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ने इशू की थी। तो जनरली उसको क्या करना था, ये पर्टिकुलर पॉलिसी देखनी चाहिए थी और उसके बेसिस पे क्या करना चाहिए था, रिस्क का पार्ट कवर करना चाहिए था, किसकी पर्टिकुलर रिस्क रहेगी। तो उसने बिना पर्टिकुलर ये टर्म ऑफ पॉलिसी कवर किए बायर को बेच दिया खुद की रिस्क पर, किसने, एक्सपोर्टर ने। अब अगर एक्सपोर्टर को लॉस हो जाता है तो उसको इंडेमनीफाई ये नहीं करेगा कॉर्पोरेशन, ठीक है, कॉर्पोरेशन इंडेमनीफाई नहीं करेगा। कह रहा है द कॉर्पोरेशन इज नॉट लाइबल टू इंडेमनीफाई लॉस कॉज टू एक्सपोर्टर, क्योंकि उसको टर्म्स ऑफ पॉलिसी जनरली कवर करनी पड़ेगी। तो देखिए कॉन्ट्रैक्ट है, उसके टर्म को फॉलो करना पड़ेगा। तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरी टर्म्स ऑफ पॉलिसी को भी कवर करना पड़ता है, जो भी उसका एसेंशियल एलिमेंट है। ऑफर के बाद आपको पता है कि एक्सेप्टेंस का पार्ट आता है और उसकी लीगल एनफोर्सिबिलिटी का पार्ट भी आता है, उसको कवर करना पड़ता है। कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, तो आपको पता है कि कॉम्पिटेंट कौन होते हैं, जो मेजर हो गया, जो लूनेटिक नहीं है, अनसाउंड माइंड नहीं है इस तरीके से। और लॉ के थ्रू तो एक तरीके से क्या होना चाहिए, को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट होना चाहिए। ये सारे पार्ट हमने कवर किए थे। तो आपको पता है कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए सारे एसेंशियल एलिमेंट होने चाहिए। अब देखिए आप बोलोगे कि एसेंशियल एलिमेंट जो इंडेमनिटी के हैं वो क्या होते हैं, तो आपने जो कवर किए वही है कि एक्सप्रेस और इम्प्लाइड हो सकता है, ये पर्टिकुलर आपने कवर किया। आपको पता है कि यहाँ पे देखिए लाइबिलिटी कब कमेंस हो गई, ये एक एलिमेंट हो गया। वैसे देखिए आपको पता है कि राइट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर क्या होगा, तो आपको पता है कि इंडेमनीफायर का राइट नहीं बनता, जनरली उसकी क्या बनती है, लाइबिलिटी बनती है, क्योंकि उसको तो इंडेमनीफाई करना ही पड़ेगा। फिर देखिए हमने मीनिंग भी कवर कर ली और हमने इसके सेक्शन का पार्ट भी कवर कर लिया। अब अगली वीडियो में कवर करेंगे हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का पार्ट, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि श्योरिटी कौन होता है, प्रिंसिपल डेटर कौन होता है, क्रेडिटर कौन होता है। अब देखिए वहाँ पर जनरली आप कवर करोगे इंडेमनीफाई में 2 पार्टी, और यहाँ पे मोस्टली आपकी क्या कवर होगी, 3 पार्टी कवर होगी, क्योंकि किसी के बिहाफ पे कोई क्या कर रहा है, पर्टिकुलर गारंटी दे रहा है कि अगर आपको लॉस हो जाएगा, पर्टिकुलर 2 पार्टी के बीच में जो भी क्या एग्रीमेंट हो रहा है, तो एक पार्टी दूसरे पार्टी को गारंटी दे रही है कि ये अगर पार्टी आपको माल डिलीवर नहीं करेगी तो आपको जो भी लॉस होगा तो उससे रिलेटेड कंपनसेट मैं करने के लिए तैयार होऊंगा या मैं भुगतने के लिए तैयार होऊंगा। तो ये तो अगली वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।